हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एनएमआर एक्टिव और एनएमआर इनएक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में। यानी कौन से एटॉमिक न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं और कौन से एटॉमिक न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, यानी कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर यानी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू जो हो आई जो हो वो ग्रेटर देन 0 है ना, तो वो सभी के सभी क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे, यानी वो एनएमआर स्पेक्ट्रा देंगे। और जिनकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू जो आपका है आई जो है, अगर वो 0 हो जाता है तो फिर वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यानी जो भी एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनकी आई वैल्यू यानी न्यूक्लियर स्पिन जो है 0 होगा वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देगा, और जिनकी आई वैल्यू 0 से ज्यादा होगी वो एनएमआर स्पेक्ट्रा देंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्या न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू 0 कब होती है ना, और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लें कि हम यहाँ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, अगर एटम का एटॉमिक नंबर ऑड है या फिर इवन है ना, या और जो है एटॉमिक मास जो है वो ऑड है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये कंडीशन है कि एटॉमिक नंबर ऑड या इवन है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, ऑड है, तो उसका जो आपका न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू हो सकता है वो क्या होता है 1/2, 3/2 या 5/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह आपका हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख लें प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन में देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है ऑड है, 1 है। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे आपका एटॉमिक मास आपका 1 है। ठीक है, तो ये भी ऑड है, यानी ऑड और ऑड, तो ये आपका क्या हो गया, इसकी जो आई वैल्यू होती है यानी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू वो 1/2 यानी हाफ होती है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए कार्बन आपका 13 है, तो कार्बन 13 का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, एटॉमिक मास 13 होता है, तो देखिए यहाँ पे 6 क्या हो गया आपका इवन हो गया। ठीक है, और 13 क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो है हमेशा इस तरह वैल्यू आएगा 1/2, 3/2 एंड 5/2 है ना। तो ये आपका देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है ना, यानी हाइड्रोजन है, और ये आपका कार्बन 13 है, फास्फोरस है आपका 31, फ्लोरीन 19 है ना। इनकी सब की आई वैल्यू क्या होती है 1/2 होता है ना। तो ये आपका जो है इस तरह क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आपका अगर ये 0 से ज्यादा होगा तो ये एनएमआर एक्टिव हो गया। यानी अगर ये कंडीशन है तो ये हमेशा क्या होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। ठीक है, यानी अगर एटॉमिक नंबर ऑड या फिर इवन हो और एटॉमिक मास अगर ऑड हो तो ये कंडीशन हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होंगे वो कैसे होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर एटॉमिक नंबर इवन आ गया और एटॉमिक मास भी इवन आ गया तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आई वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, और जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, यानी उनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका 0 हो जाएगा, और कोई भी एटॉमिक न्यूक्लियाई जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट जितना ज्यादा होगा वो एनएमआर के लिए उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, यानी आपका जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। अब ऐसा होता कब है, देखिए क्या होता है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे 0 हो जाए, कब होता है, जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही इवन हो जाए। तो ऐसे केस में देखिए जी क्या होता है, आपको पहले से पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अपने एक्सिस पे जब स्पिन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ले लें कि प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज प्रोटॉन स्पिन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इधर अगर ये क्लॉकवाइज है आपका प्रोटॉन, और इतना ही आपका एक प्रोटॉन आपका पास में है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज में ऊपर नॉर्थ पोल आया, नीचे साउथ पोल आया। ठीक है, इसी तरह अगर ये प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे तो नॉर्थ पोल आ जाएगा
जाएगा नीचे और साउथ पोल हो जाएगा ऊपर। तो आप देखिए इनमें पोल जो है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, या इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर दो प्रोटॉन्स क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए, तो फिर उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में जहां पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही इवन हो, यानी उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही इवन हो, तो फिर उनका जो है क्या होता है, आई वैल्यू जीरो। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे आपस में पेयर्ड हो जाएंगे और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर स्पिन आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होता है। अब अगला केस देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि अगर ये ऑड है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑड है और एटॉमिक मास इवन है, तो उसकी जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह हो सकता है। अब जैसे आपका हमारा 1s2 यानी ये आपका ड्यूटेरियम है और N14 यानी ये नाइट्रोजन है, इसकी आई वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे इवन के केस में ये हो गया था NMR इनएक्टिव, NMR इनएक्टिव, है ना। और इस केस में जो कि ये वैल्यू जीरो से ज्यादा है, यानी ऑड इवन, तो ये हो जाएगा आपका NMR एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो आप यहाँ पे देखेंगे, तो इसका मतलब कभी भी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि कौन से एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है NMR एक्टिव है, कौन इनएक्टिव, तो बस आपको इतना देख लेना है जिसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही इवन है, उस केस में क्या हो जाएगा, आई वैल्यू जीरो हो जाएगा और वो NMR इनएक्टिव हो जाएगा। और बचे जितने भी केसेस आएंगे, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, सब क्या हो जाएगा, NMR एक्टिव हो जाएगा। तो आपको केवल ध्यान में रखना है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इवन तो इनएक्टिव, अदरवाइज क्या होंगे, सभी के सभी एक्टिव होंगे। ठीक है, NMR एक्टिव होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आई वैल्यू आपको कैलकुलेट कैसे करना है। वैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये सभी जगह ये मान्य नहीं होगा, सभी जगह ये सही नहीं होगा, ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि प्रोटॉन अगर क्या हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का न्यूक्लियर स्पिन दूसरे के न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू क्या होंगे, कैंसिल, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों प्रोटॉन की क्या हो, न्यूक्लियर स्पिन सेम हो जाए, ऐसे, है ना, तो अगर इसका प्लस हाफ है और इसका प्लस हाफ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन है तो उनकी वैल्यू जुड़ेगी, है ना, मतलब 2, और अगर क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी पेयर्ड हो गए तो फिर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा क्या, यहाँ पे जुड़ गया क्योंकि दोनों का पोल सेम डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ, और तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं न्यूक्लियर स्पिन जो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन 1H1, तो इसमें केवल एटॉमिक नंबर इसका 1 है, एटॉमिक मास 1, यानी इसमें केवल प्रोटॉन की संख्या क्या है, 1 है। तो प्रोटॉन की संख्या 1 है अगर यहाँ पे, तो एक प्रोटॉन जो है आपका इस तरह स्पिन करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो यानी प्रोटॉन की जो आई वैल्यू होगी क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, अब अगर हम 1s2 देखें, ठीक है, तो 1s2 यानी ड्यूटेरियम हो गया, है ना, यानी H2 यानी ड्यूटेरियम हो गया, तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। तो एक प्रोटॉन आपका है यहाँ पे और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, और न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, हाफ, इसकी दोनों की आई वैल्यू, तो इसका मतलब दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ और हाफ, तो क्या हो जाएगा, आई। तो इसके लिए जो आपका आई वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम के लिए आई वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कार्बन जो है 12 देख ले रहे हैं। कार्बन 12 के केस में देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और एटॉमिक मास कितना है, 12। तो 6 का मतलब यहाँ पे होगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन।
तो अब 6 प्रोटॉन में क्या होंगे, दो दो प्रोटॉन ऐसे पेयर्ड हो जाएंगे। तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसका पेयर्ड होके ये कैंसिल हुआ, इनमें पेयर्ड होके ये कैंसिल, ये पेयर्ड होके ये कैंसिल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और न्यूट्रॉन भी ऐसे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में जो आई वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में कार्बन 12 के केस में आई वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे एनएमआर जो है ये कैसा होगा, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे हो जाएंगे, एनएमआर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह कार्बन हम यहाँ पे 13 ले ले, तो कार्बन 13 के केस में हम ये देखते हैं, कार्बन 13, तो कार्बन 13 में आपका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन हो गए और 7 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 प्रोटॉन तो क्या हो गए, इवन नंबर है तो पेयर्ड हो जाएंगे, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन, तो 6 न्यूट्रॉन आपस में क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, 1 न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन के लिए 0 और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 न्यूट्रॉन के लिए हाफ। तो कार्बन 13 के लिए आई वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 1/2। तो कार्बन 13 के लिए आई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन का केस देख ले, है ना, तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे देखें, इसमें एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 आपका प्रोटॉन हो गया और एटॉमिक मास 16, तो 8 यहाँ पे न्यूट्रॉन भी हो गया। अब ये प्रोटॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन आपस में ये क्या होंगे, 4 जो पेयर आपके प्रोटॉन्स के बन जाएंगे और 4 पेयर न्यूट्रॉन्स के, है ना। तो इस तरह जो है आपके यहाँ पे क्या होगा, इसका भी मैग्नेटिक मूवमेंट यानी आई वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन 0 और इसका भी 0। तो इसके लिए ऑक्सीजन जो है आपका 16 के लिए, इसके लिए आई वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम जो है आपका 23, इसका आई वैल्यू कितना होगा। तो इसमें देखिए कितने हैं, इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर यहाँ पे कितना है 11, तो इसमें हो गए आपके 11 प्रोटॉन्स, है ना। तो इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और जो है तो 11 प्रोटॉन में जो है क्या होगा कि 10 प्रोटॉन तो पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी आई वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एक प्रोटॉन जो होगा वो एक प्रोटॉन के लिए आई वैल्यू हो जाएगा हाफ। ठीक है, और इसका मतलब प्रोटॉन के लिए आई कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। अब न्यूट्रॉन देखते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन है 12 न्यूट्रॉन, है ना। अब 12 इवन नंबर है तो इसकी आई वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। तो इसका मतलब इसमें आई वैल्यू कितना आएगा, आई वैल्यू टोटल आएगा प्रोटॉन के लिए बचा तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो सोडियम की जो आई वैल्यू होती है वो होती है 3/2 होता है। कितना होता है, 3/2। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे ये जो है आपका इस तरह जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये फेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वैल्यू जो आता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये स्पेक्ट्रा से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे हम यहाँ पे आता कैसे है, इसको हम अगर हमें क्या पता हो, न्यूक्लियर यानी मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पता हो, यानी जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो मैग्नेटिक फील्ड में कितने एनर्जी लेवल या कितने ओरिएंटेशंस में जाते हैं, तो वो आपका अगर पता है तो वो होता है MI, है ना, यानी मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अगर MI कितने के बराबर होता है, 2I+1, यानी जो न्यूक्लियस की मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2I+1 के बराबर होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ये प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है, इसकी मल्टीप्लिसिटी जो होती है 2 होती है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 = 2I+1, है ना। तो 2I जो आपका = हो जाएगा 2 - 1, तो कितना आपका हो जाएगा, I = आपका 1, यहाँ 1 बचेगा और ये 2। तो या इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी पता होने पे क्या हुआ, आपने आई वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह आपका यहाँ पे ये ड्यूटेरियम है H2 यानी 1s2 जो है आपका, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 3। तो 3 = कितना हो जाएगा, 2I+1, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे जो है 2I = क्या हो जाएगा, 3 - 1, तो I = क्या होगा, 2/2 यानी कितना, 1। तो ड्यूटेरियम की जो है आई वैल्यू क्या होती है,
ये ड्यूटेरियम की आई वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे देखिए कार्बन 12 है तो कार्बन 12 में आपका एटॉमिक नंबर है, दोनों आपके कैसे हैं, जो है इवन है, तो इसकी आई वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लिसिटी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी आपकी यहाँ भी क्या होगी, 0, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में ये अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह कार्बन 13 का भी कितना आएगा, अब 2 है तो इसका भी हाफ आएगा। ऑक्सीजन का ये भी इवन, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों इवन, तो इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिसिटी यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन कितना है, 0 है। अब इसका ऑक्सीजन 17 का कितना, 6 है ना, मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, जो आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर 6, तो इसका आएगा 5/2। इसी तरह F19 आपका हाफ आएगा, और Cl आपका 35, क्लोरीन 35, इसका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लिसिटी पता हो, यानी आपका मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर पता हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन यानी एनर्जी लेवल पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी आई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कौन से एटॉमिक न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से एटॉमिक न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होंगे, और उनकी आई वैल्यू हम कैसे इस तरह कैलकुलेट करेंगे, ऑड इवन देख के प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या फिर अगर हम जैसे ये तो हर जगह फॉलो नहीं करेगा, तो हम अगर उसकी क्या पता हो, न्यूक्लियस की मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर या उसकी मल्टीप्लिसिटी पता हो, मैग्नेटिक फील्ड में कितने ओरिएंटेशन से कितने एनर्जी लेवल में जाता है, वो बराबर होता है 2I+1 के बराबर, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।